जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज लाया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ खास जीके जीएस। तो चलिए पढ़ते हैं, क्लास अपना शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 49 नंबर, 49 नंबर। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तिलक द्वारा, एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। दोस्तों, स्वराज आंदोलन, स्वराज आंदोलन, स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था? स्वराज दल का स्थापना 1923 में हुआ था। स्वराज दल बना क्यों? जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही सदस्य थे। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्य, गांधी जी जो थे, उनका मानना था कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी अंग्रेजों के विरुद्ध, अपना जो सम्मेलन चला रही है वैसे ही चलाएगा, अध्यक्ष चुनेगा। लेकिन ये लोगों का कहना था कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर बैठेगा इसका सदस्य, हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ऐसा गांधी जी नहीं होने दिए। तो इन लोगों ने उनसे, गांधी जी से बगावत करके अपना अलग पार्टी बनाया, स्वराज दल। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। दोस्तों, भारतीय परिषद एक्ट 1919 के उपबंध द्वारा चुनाव में भाग लेने के विषय पर कांग्रेस पार्टी से मतभेद हो गई थी, जिसके फलस्वरूप स्वराज आंदोलन यानी स्वराज दल पार्टी बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। पालघाट निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? पालघाट निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा केरल और तमिलनाडु को। पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों। पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है दोस्तों। एक होता है थालघाट, 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 थालघाट नासिक और मुंबई के बीच, नासिक और मुंबई के बीच थालघाट जुड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी। किस नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन 629 ईस्वी में बल्लाभी पर विजय प्राप्त किया था, बल्लाभी पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछता है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंध रखते थे? तो वो चालुक्य वंश, चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। वो चालुक्य वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे दोस्तों। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? पूरा पाषाण युग दोस्तों। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर। पूरा मतलब पूरा, पाषाण मतलब पत्थर। उस समय पूरा पत्थर का विस्तार हो गया था। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है दोस्तों? कुंभकार चक्र, धातु के औजार, अग्नि का खोज, कपड़े बुनना। तो इसका सही जवाब होगा 52 नंबर का, अग्नि का खोज। पूरा पाषाण काल में मानवों ने अग्नि की खोज कर लिया था। चाक का प्रयोग, धातु का प्रयोग तथा अस्थायी जीवन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। अस्थायी जीवन मनुष्य नव पाषाण युग में प्रारंभ किया। मध्य पाषाण युग को सूक्ष्म औजारों का काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में औजारों बनाना
मनुष्य ने शुरू कर दिया था। दोस्तों मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसका उल्लेख पूरा पाषाण युग में मिलता है। पूरा पाषाण युग में ही सबसे पहले मानव द्वारा कुल्हाड़ी बनाया गया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, सख्त मिट्टी, लाल मिट्टी। तो कौन होगा जवाब? सही जवाब इसका क्या होगा दोस्तों? दोमट मिट्टी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि की खेती के लिए अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। कहाँ? कन्नड़ मैदानों में, दक्कन क्षेत्र में, कोरोमंडल मैदानों में, पंजाब मैदानों में। इसका सही जवाब होगा कन्नड़ मैदानों में। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से कन्नड़ मैदानों में पाई जाती है। कन्नड़ का मैदान कर्नाटक राज्य में स्थित होता है। कन्नड़ कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोरोमंडल भारत का पूर्वी तट है। कोरोमंडल भारत का पूर्वी तट है। कोरोमंडल भारत का पूर्वी तट है। दक्कन क्षेत्र लावा मैग्मा निर्मित मैदान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गर्म तथा आर्द्र। ऑप्शन बी। दोस्तों मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। दोस्तों केरल राज्य को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। कृत्रिम रेशा कौन था जो मानव द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा रेयॉन। ऑप्शन ए, रेयॉन मानव द्वारा बनाया गया प्रथम कृत्रिम रेशा था। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। जो सेल्यूलोज से बनता है कृत्रिम रेशा उसे रेयॉन कहते हैं। दोस्तों रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। नायलॉन एमाइड रेखों का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों डॉक्टर मुनीराम सकलानी। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा, डॉक्टर मुनीराम सकलानी। भारत में किस राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? इसका सही जवाब होगा केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है। 153 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है और 155 के अनुसार वो शपथ ग्रहण करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल होगा 153 अनुच्छेद के अनुसार और उसका शपथ ग्रहण 155 अनुच्छेद के अनुसार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उर्वशी काव्य किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है दोस्तों? उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध उर्वशी काव्य रचना है। कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर जी का एक काव्य रचना है। उर्वशी के लिए दोस्तों उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों,
भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का दोस्तों? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन सी। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुंभी, सिद्धिमरी। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, कुनिता, कर्णा, लाम्बी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या होता है दोस्तों? कुचिपुड़ी। उड़ीसा का उड़ीसी होता है, उड़ीसा का उड़ीसी। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों से। मांसाहारियों में जो मांस खाता है उसमें आहार नाल सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है मांसाहारियों में। 62 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 62 नंबर। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है कहाँ? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ऑप्शन ए सही होगा इसका सही जवाब। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ। अंतिम अंतिम कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें महावीर स्वामी थे। लेकिन ये पूछ रहा है अंतिम से एक पहले 23वें पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया? किसके अनुसार दोस्तों? बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा, कल्हड़ की राजतरंगिणी। यस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कल्हड़ की राजतरंगिणी में अशोक के श्रीनगर बसाने का वर्णन किया गया है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। दोस्तों, कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है जिससे कश्मीर के श्रीनगर के बारे में पता चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 नंबर। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजनामा। अकबर के शासनकाल के विद्वान में एक समूह ने भारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अकबर ने करवाया था रजनामा को। रजनामा को अकबर द्वारा करवाया गया था। यह पुस्तक अबुल फजल के द्वारा रचा गया था रजनामा। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर के 9 रत्न में अबुल फजल शामिल थे। अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, लेकिन अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में थे। शिवाजी मराठा वंश से संबंध रखते थे। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। सही जवाब होगा सी, सिक्किम में। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर्स कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा पार्थ सालुंख है, ऑप्शन सी, पार्थ सालुंख है। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष देश में हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। यहाँ विदेश से, चीन से भी कुछ लोग आए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में ज्ञान अर्जन करने। दोस्तों, यहाँ जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए हैं। यह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए हैं। दोस्तों, तक्षशिला में चाणक्य शिक्षा के रूप में भी कार्य किया है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने 1199 से 1202 के पूर्वी अभियान के दौरान किया था। इसका निर्माण 414 से 455 ईस्वी सन में हुआ था। 414 से 455 ईस्वी में बना था, लेकिन 1109 से 1200 ईस्वी में 1202 ईस्वी में इसका बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया। बख्तियार खिलजी को बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? किसने सहायता किया था दोस्तों? इसका सही जवाब होगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह ने इन्हें अलग पार्टी बनाने में सहायता किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अन्नामलाई में। निम्न आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? कौन है दोस्तों? सेमांग। ऑप्शन सी सेमांग निग्रिटो प्रजाति का है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक कौन था दोस्तों? मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक मलिक कफूर था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। चित्तौड़ आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1303। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था दोस्तों। आक्रमण का कारण रानी पद्मावती के अनुपम सौंदर्य के प्रति उनके आकर्षण को माना जाता है दोस्तों। वहीं पद्मावत फिल्म वाली पद्मावती, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह और शाहिद कपूर एक्टिंग किए हैं उस मूवी में, सेम इसी आक्रमण पे वो मूवी बना हुआ है। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, जो रानी पद्मावती के पति थे। इस मूवी में पद्मावती का रोल अदा किए हैं दीपिका पादुकोण और राणा रतन सिंह का शाहिद कपूर। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय देवगिरी के शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने शिक्षक भी थे, या गांधी जी के एकमात्र अनुयायी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो पेशे से शिक्षक भी थे, तो JB कृपलानी होगा सही जवाब। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में किया था। राजेंद्र प्रसाद 1934 में बंबई में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1934 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। माई टाइम्स JB कृपलानी की आत्मकथा है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो आपके सपोर्ट और सहयोग के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है।
जनसंख्या में वृद्धि, भारतीय नियोजन का जनसंख्या में वृद्धि तो कतई सही नहीं है, जहाँ आ जाए वहीं गलत हो जाएंगे साहब। तो चलिए आज के सेशन का समापन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।